मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के बच्चों को EF1 में समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ के बारे में बताने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चे। उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चे। उपेक्षित वर्ग होते कौन हैं? पहले हम इस बात को समझें। उपेक्षित वर्ग वो होते हैं जो कि शिक्षा के द्वारा वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुए हैं। उन बच्चों को हम लोग उपेक्षित वर्ग के बच्चे कहते हैं। सरकार द्वारा उन बच्चों को पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और विशेष प्रकार की सुविधाएं की योजनाएं बना जाए। जैसे हमारा हेडिंग है, शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र के लिए विकास का सशक्त माध्यम है। हेडिंग है, समाज शिक्षा किसी भी राष्ट्र एवं समाज के लिए हमारा विशेष साधन है या प्रथम आधारशिला माना गया है। प्राचीन काल से ही शिक्षा को व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास का साधन माना गया है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय भारत के नेतृत्व के सामने कई ऐसी चुनौतियां भी जिससे पार पाना मुश्किल लग रहा था। गरीबी, निर्धनता, कुपोषण, जाति भेदभाव, भाषा संबंधित विवाद थे। लेकिन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को शिक्षा का मुख्य धारा से किसी प्रकार छूट गया या रुक गए थे। सरकार शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए सभी वर्गों को लेकर चलाई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को विशेष योगदान एवं व्यवस्था किया जो निम्नलिखित है। अर्थात जो उपेक्षित वर्ग के बच्चे हैं, SC ST वर्तमान समय में कह सकते हैं, उनके लिए सरकार ने निम्नलिखित विकास की योजनाएं बनाई। जैसे नंबर एक है हेडिंग, विकास की योजनाएं। केंद्र सरकार के सभी विभाग ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे इन जातियों का कल्याण हो तथा वे समाज के अन्य वर्गों के साथ स्तर प्राप्त कर सके। दूसरा है छात्रवृत्तियाँ। मैट्रिक से पहले शिक्षा के लिए उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाए जिनके माता पिता शौचालय साफ करने, चमड़ा सफाई आदि करने का कार्य करते हैं। मैट्रिक के बाद उन उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती है। तीसरा है पुस्तकालय भंडार योजना। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जो विद्यार्थी चिकित्सा या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ 30 विद्यार्थियों के लिए 60,000 रुपया तक पुस्तकालयों का एक सेट दिया जाता है। अगला है चौथा, छात्रावास की सुविधा। छात्रावास की सुविधा कहने का तात्पर्य है कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास स्थापित करने के लिए 50% धन केंद्र सरकार तथा 50% धन राज्य सरकार देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब विद्यार्थी अच्छा पढ़ने में रहेगा तो विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ेगा तो उसके लिए छात्रावास की आवश्यकता होगी। दूर दूर के विद्यार्थियों के लिए बच्चे रुकने के लिए छात्रावास बनाया जाता है और उनके लिए यह खर्च कौन वहन कर रहा है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कितना दे रहा है? धनराशि 50% और राज्य सरकार भी 50%। दोनों सब मिलाकर 100% हो गए हैं। ये जो अब केंद्र सरकार ने जो 50% राज्य सरकार को दी है, अब राज्य सरकार का भार वहन करने में कम हो जाएगा और आराम से वह इन जातियों के लिए एक छात्रावास बनाने में सफल रहेगा। इस प्रकार से छात्रावास की विशेष सुविधा किया गया। अब अगला टॉपिक, अनुसूचित जाति विकास
नियम। सभी राज्यों के इस प्रकार का नियम बनाए गए हैं जो थे कि नियम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के परिवार के वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और जिससे परिवार का विकास हो और इसके साथ ही उन्हें सामाजिक न्याय भी प्राप्त हो सके। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से संविधान में नियम बनाए हैं गए हैं कि उन्हें सामाजिक न्याय के साथ साथ उन्हें न्यायिक व्यवस्था की योजना बनाया गया। सामाजिक न्याय हो और पढ़ने में न्याय की व्यवस्था की गई हो, अर्थात सब मिलाकर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना सरकार की योजना था। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद। अब हम नए टॉपिक के साथ आएंगे।